the equator and this is equator. In the last class we did was कि ये इक्वेटर है, ये हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा बताइए। यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी कि कम पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी, है ना। ज्यादा गर्मी के कारण एट द सरफेस के ऊपर सारी की सारी हवा ऊपर चले जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। वेरी गुड। और क्योंकि यहाँ पे पोलर है, पोलर एरिया है, बहुत ठंडी हवा होगी, यहाँ पे ठंडी हवा भारी होती है, डेंसर होती है, और उसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। हमने कहा कि अगर अर्थ मूव ना करती तो नॉर्मली सिंपल एक ही सेल होना था जो यहाँ से यहाँ जाता और बाद में यहाँ से यहाँ जाता, है ना। ये जो यहाँ से ऊपर वाला जा रहा है, ऊपर वाला जा रहा है, वो क्यों जा रहा है यहाँ पे समझ आ दिया था आपको मैंने, है ना। क्यों इधर की तरफ मूव करेगा और क्यों फिर हाई टू लो मूव करती है एयर, है ना। ओके, एक सर्कल चलता है, पूरे का पूरा बेल्ट चलती है, हमने बोला था। बट क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, सपोज यहाँ पे मेरे को जाना है, दिस इज द लो लाइंग एरिया एंड दिस इज द हाई लाइंग एरिया, है ना, हाई प्रेशर एरिया। तो हमने हमेशा एक रूल पढ़ा है कि हाई टू लो अर्थ मूव, हाई टू लो प्रेशर मूव करता है हमेशा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, है ना। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है, मैंने बोला था कि धरती साथ, ये तब के लिए पॉसिबल है जब धरती घूम नहीं रही है ना। जब धरती घूम रही है तो इसका मतलब है कि उसमें रोटेशनल वेलोसिटी भी आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है। एक जब हम एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट कर रहे थे, याद है आपको मैंने करवाया था कि एक स्केटर है, यस कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्केटर है। जब स्केटिंग, जो स्केटर है वो स्केट करता है, ठीक है ना, तो वो गोल गोल घूमता है ना। तो जैसे उसको तेज करना होता है तो अपनी सारी बाजुएं पास में कर लेता हो, है ना। जब वो पास में कर लेता फिर वो बहुत तेजी से घूमता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ये कंसेप्ट समझाया था ना। जैसे वो हाथ बाहर को तरफ निकाल लेता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाती है ना। ये भी हमने किया था। तो उसी तरह से आप याद रखो, जितना ज्यादा इक्वेटर पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी होएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, एट इक्वेटर और एट द पोल्स, बताइए। इक्वेटर, गुड, इक्वेटर पे ज्यादा होनी चाहिए। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मास होता है, ये ज्यादा इक्वेटर है, ये ज्यादा बड़ा एरिया है, ज्यादा मास कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, कम मास कंसंट्रेटेड है यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना कि जो इक्वेटर होगा वो कुछ डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा, थोड़ा सा तेज मूव करेगा, रैदर एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है ना। इसी कारणवश जब आप यहाँ से हाई वेलोसिटी से, यहाँ सॉरी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करोगे, मेरी बात सुनो खुद से, यहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हो, है ना। ओके, तो जब नीचे आ रहे हो तो नीचे वाला जो हिस्सा है इक्वेटर वाला, वो तो तेजी से घूम रहा है, थोड़ा सा किस तरफ को घूम रहा है, इस तरफ को घूम रहा है ना, इस तरफ को घूम रहा है। नीचे वाला थोड़ा इस तरफ को घूम गया, तो आप किस तरफ को घूमोगे, मेरी को बात सुनो, दो ऑप्शन है आपके पास। आइदर यू कैन मूव towards here, that is point A, or towards here, that is point B। किस तरफ मूव करोगे ये बताओ। गुड। if you get this point, if you understand why it is B, now you understand all the Coriolis force, ठीक है। आपको समझ लग चुका है व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, सबको पता लग गया बी क्यों आएगा, यस ऑपोजिट साइड। और दिस इज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। अगर हम साउथ से अंटार्कटिका से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर बेल्ट होगी। अगर कोई एयर यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रही है इक्वेटर की तरफ, अब वो किस तरफ मूव करेगी ये बताइए मेरे को, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, बताइए।
कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे यही तो चक्कर है। हमेशा याद करो, अगर आप यहां से यहां की तरफ जा रहे हो तो ये इस तरफ को नहीं घूम जाएगा, ये इस तरफ को घूम रहा है, धरती इस तरफ को घूम रही है, तो आप नीचे से इधर को आ रहे हो तो आप इधर की तरफ जाओगे, कि इस तरफ जाओगे, बी तरफ जाओगे। काफी बच्चों ने ए भी लिखा हुआ है, इट इज आंसर इज बी आरडीएस। ओके, आप बी की तरफ जाओगे। गॉट इट? समझ लग रहा बच्चों? ओके, तो जब आप नदरन हेमिस्फीयर में होगे, ठीक है, यू विल बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड हमेशा। और राइट साइड कहां से? क्योंकि आप यहां से आ रहे हो, आप यहां पे खड़े हो, आपका राइट साइड कौन सा है, बी या ए? इट इज बी, है ना? तो आपका राइट साइड ये वाला है। आप यहां पे खड़े हो, मतलब यहां पे अगर मैं आपकी फोटो बना दूं, आप यहां पे खड़े हो, आपका राइट साइड विल बी बी साइड, है ना? अगर आप साउथ में खड़े हो, साउथ में खड़े हो, है ना, तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, ठीक है? तो आप अपने लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? राइट साइड पे नॉर्थ में, लेफ्ट साइड से साउथ में। गुड। तभी आपको एक जो वो आपको करवाया था याद है, यहाँ पे इक्वेटर में सीजनल विंड्स आती हैं, वो इस तरह से आती हैं, याद है? हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, याद है? गुड। तो ये समझ लग गया कंसेप्ट अब सबको? whenever you get this point, whenever you get this point कि भैया जी कहाँ पे कौन सी वो होएगी, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कहाँ से लगेगी, हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ लग चुका है, यू कैन इजिली डायरेक्ट, अगर आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं साइक्लोन पढ़ रहा हूँ, साइक्लोन्स हम पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में, साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स की जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों होएगी, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में क्यों क्लॉकवाइज होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी तक के लिए क्लियर है इतना? हमेशा याद रखना, जब नीचे से ऊपर आओगे साउथ से, तो यू विल बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, अगर ऊपर से आओगे तो यू विल बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड। गुड। एवरीवन, यहां तक क्लियर है सबको? चलें आगे। गुड गुड गुड। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर होगा कोरियोलिस फोर्स का, है ना? अब हमने एक और कंसेप्ट भी किया था, लेट मी टेल यू व्हाट वाज दैट कंसेप्ट। हाँ, अच्छा, ये जो हमने अभी बात कही है, ये सरफेस की बात कही है, सरफेस विंड्स की बात करी है, सरफेस में ऐसा होगा। अच्छा, मैंने आपको जब करवाया था तो ये सिस्टम करवाया था पूरे का पूरा, तब मैंने आपको कराया था कि हेडले सेल्स की सर्कुलेशन, फेरल सेल की सर्कुलेशन होती है ना? तो हमने कहा था एक होगा सरफेस विंड, है ना, जो सरफेस के ऊपर चल रही है ना, और दूसरी होगी जो कि ट्रोपोस्फियर में है, जहां पे ट्रोपोस्फेरिक विंड होती है, जिसको बोला था जियोस्ट्रोपिक विंड, है ना? ये दो विंड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, जियोस्ट्रोपिक विंड और सरफेस विंड के बारे में, बताइए, पढ़ा था ना गाइस? तो अब मेरे को बताओ, जैसे एक डायरेक्शन में, जैसे हम सरफेस विंड है या जियोस्ट्रोपिक विंड है, इन दोनों को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का किसको सामना करना पड़ता है? फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन याद है, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन का किसको सामना करना पड़ता है, सरफेस या जियोस्ट्रोपिक विंड को? ऑफ कोर्स, ऑब्वियस आंसर इज सरफेस विंड। व्हाई सरफेस विंड? क्योंकि यहाँ पे आपके ओशन भी आएंगे, वो भी एक तरह की फ्रिक्शन कॉज करेंगे, आपके कॉन्टिनेंट्स आएंगे, लैंड सरफेस आएगी, वो फ्रिक्शन कॉज करेंगे, आपके यहाँ पे पहाड़ आ जाएंगे, प्लेट्यू आ जाएंगे, वो फ्रिक्शन कॉज करेंगे, है ना? तो हवा के स्तर को रोकने की कोशिश ज्यादा होती है सरफेस विंड पे। ओके, गुड। लेकिन जियोस्ट्रोपिक विंड जो है, जियोस्ट्रोपिक विंड यानी कि जो कि विंड 10-12 किलोमीटर सरफेस के ऊपर चल रही है। मैंने सर्कल कंप्लीट करने के लिए बोला था ना आपको, जैसे याद है, ये वाला सर्कल था पूरा, ऐसे करके सर्कल बना था, सर्कल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बताई थी, याद है? ये इक्वेटर है और ये आपका है ट्रॉपिक्स, सपोज, है ना, 30 डिग्री पे, है ना?
तो यहाँ पे ये ऊपर जाती है, लो यहाँ पे होता है, हाई यहाँ पे होता है, बताया था ना। तो यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ आने वाली की, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ आ रही है एट पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रही है, ये सरफेस के ऊपर जा रही है, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ रहे हो, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हवा यहाँ पे चलेगी, आराम से ठंडी होएगी कितने टाइम तक, जब तक ये बी पॉइंट में पहुंचेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी हवा ठंडी इकट्ठी हो जाएगी एट पॉइंट बी, ध्यान से याद रखिए, एट पॉइंट बी बहुत सारी ठंडी हवा इकट्ठी हो रही है। अब इसके पास दो ऑप्शंस है, देखो ध्यान से, दो ऑप्शंस है, या तो ये नीचे बैठ सकती है, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा रीजन है, ठीक है, एक नीचे चलेगी। दूसरा जो अभी भी थोड़ी सी गर्म है, उसके पास क्या होगा ऑप्शन, कि वो कोरियोलिस फोर्स के कारण इस तरफ को बैंड हो जाए। मेक सेंस, समझ लग रहा है। अगर वो इस तरफ को बैंड हो रही है ना, वेस्ट से आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका नाम मैं वेस्टर्लीज भी बोल सकता हूं, या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी तो बोल सकता हूं, जो कि वेस्ट की तरफ से आ रही है। गुड, लग रहा है समझ। दो ऑप्शंस आ जाते हैं विंड लुफ्ट के पास, जो कि जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होती हैं, उनके पास दो ऑप्शन है। कुछ वो जो बहुत ज्यादा ठंडी होगी वो नीचे बैठ जाएंगी और हाई प्रेशर क्रिएट कर देंगी। गुड। जो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हुई है, थोड़ी वार्म भी हैं, उनके पास एक और ऑप्शन आ जाती है, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स लग रही है। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि कुछ हवा वो इस तरफ को बेंड हो जाएगी, ईस्ट की तरफ को। याद है कल हमने इसके ऊपर बात भी कही थी, लेट मी शो यू, ठीक है। ये देखो, हम बात कर रहे हैं कि जब ये यहां से यहां ठंडी हो गई है हवा, तो हवा के पास दो प्रॉब्लम है, दो ऑप्शन है। एक तो नीचे बैठ जाएगी, ऑफ कोर्स जब नीचे बैठेगी तो और फ्रिक्शन लगेगा और उसके कारण यहाँ पे वार्मनेस आ जाएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर सेंटर कॉज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर कॉज हो जाएगा। और ये हमने मेथड समझ लिया। और दूसरी हवा जो उसके पास दूसरा ऑप्शन है, इस तरफ को बेंड हो जाना, ठीक है ना। जब वो इस तरफ को बैंड हो जाएगी, तो वो एक ऑलरेडी वहां पे नदी बह रही है, उसमें एंटर कर जाएगी ईस्ट टू वेस्ट, जो एक नदी मूव कर रही है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट एक नदी मूव कर रही है, उसका नाम हमने डाला जेट स्ट्रीम। क्या नाम डाला? जेट स्ट्रीम। यहाँ पे भी जेट स्ट्रीम है, यहाँ पे भी जेट स्ट्रीम है। याद है मैंने आपको तीन वो घुमाते हुए दिखाए थे, घूमते हुए। तो मैंने बोला था कि ये सोचो, ये हेडली सेल है और ये फेरल सेल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास तीसरा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, वो है जेट स्ट्रीम। अगर ये जेट स्ट्रीम ना होगी तो ये दोनों घूमेंगे नहीं, ये दोनों घूमेंगे नहीं, तो हमारे पास वेदर पैटर्न वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम का होना बहुत लाजमी है, और ये कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया ना। अब लग गया समझ बच्चों? इज इट ओके? बताओ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर इफ यू गेट दिस कंसेप्ट, होल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी विल बी सो इजी फॉर यू गाइस, ऐसे रिवाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। बट अगर आपको यहाँ पे अभी नहीं समझ लग रहा है, तो आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो अब समझ लग रहा है, ये जेट स्ट्रीम जो ऊपर से आ रही है ना। तो अगर कोई हवा यहाँ से यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उसके पास यहाँ पे नीचे बैठ रही थी, तो यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसी में मिल जाओ, ठीक है ना, अगर इसमें नहीं मिलना तो नीचे बैठ जाओ, दो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो इसमें मिल जाती है, तो वो अब जेट स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से इसको बात समझना है ना। कई बार क्या होगा, हो सकता है कि ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये थोड़ा सा वीक हो जाए, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, या किसी कारणवश ये लो प्रेशर एरिया उतना ज्यादा स्ट्रांग ना रहे जितना ज्यादा होगा। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा वेदर में कॉन्ट्रास्ट होगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा, उतना अच्छा वेदर रहेगा, ठीक है। और जितना ये वीकेंड होगा, वीक होगा दोनों, या हाई प्रेशर कम हो जाएगा या लो प्रेशर और कम हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, तो ये हाई प्रेशर की तरफ जाना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके कारणवश वेदर में बहुत
प्रॉब्लम आएगी, जिसको आप नॉर्मल तरीके से जानते हो एल नीना की तरफ से। याद है एल नीना, ला नीना पढ़ा होगा, एल नीनो सॉरी, है ना। तो अगर किसी कारणवश लो प्रेशर है और ये लो प्रेशर सपोज यहाँ पे 920 ये है 920 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। 920 नहीं, क्या बोलते हैं एमएमएच जी, कौन सा इसका यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एमएमएच जी लगा लो, है ना। सपोज इट्स 920, दैट इज वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। ये 920 नॉर्मल, अगर 1000 हम लेके चलते हैं, नॉर्मल इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये 920 है, ठीक है ना। नॉर्मल इज दिस 1000, तो अगर ये 920 है तो बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, ठीक है। अगर ये 920 की जगह 990 हो जाए या 980 हो जाए तो ये बहुत कम डिफरेंस बचेगा, ये हम क्या बोलेंगे कि ये वीक हो गया लो वाला। अगर लो वाला किसी कारणवश वीक हो जाता है तो ये पूरा का पूरा चक्कर, समझ रहे हो ना, खराब हो जाएगा। ये खराब हो जाएगा तो जो ये हवा कंट्रीब्यूट होती थी जेट स्ट्रीम को, वो वीक हो जाएगी। जब जेट स्ट्रीम वीक हो जाएगी तो जो ऊपर वाली टेम्परेट ठंडी एयर है वो यहाँ पे आके मिक्स होने की कोशिश करेगी, या पोलर एयर यहाँ पे होने की मिक्स करेगी, कोशिश करेगी। इसी कारणवश हम बोलते हैं कि भैया जी, अगर जेट स्ट्रीम वीक होती है, अगर लो प्रेशर सेंटर जो नॉर्मल है वो वीक होते हैं, इन सब का असर एक एरिया के वेदर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। गुड गाइस, समय लग गई, लेट मी शो यू, समझ गए। तो ये अगर वीक होती है, ये मैंने आपको बोला था ये बेल्ट की तरह है। तो अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो उसने पैंट में बेल्ट डाली हुई है तो उसका पेट सही रहेगा। सोचो पैंट बड़ी खुली है ना और बेल्ट आपने उतार दिया तो क्या होगा फिर, समझ सकते हो ना। तो ये पेट उसका बाहर की तरफ निकल आएगा, समझ रहे मेरी बात। गुड। तो ये पोलर वोर्टेक्स जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी, अब ये नीचे को आ जाएगी और यहाँ पे बहुत ठंड का एकदम रातों रात टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। ग्रेट गाइस, it is only and only due to weakening of jet stream, and jet stream के weakening के क्या causes हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बहुत सारे causes होते हैं, ये एक cause ये भी हो सकता है, ठीक है। तो you have to think like that. Good. Okay, तो कल हम ना next class में we will discuss something about tropical cyclones. आई थिंक सर ने कल आपको इंडियन ओशन डाइपोल करवाया होगा, है ना। तो इंडियन डाइपोल में आपको उन्होंने बताया होगा कि वाई बे ऑफ बंगाल और जो उसमें कितने साइकिल्स बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं और क्या उनका रीजन है। इंटीग्रेट दिस विद पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंडियन डाइपोल होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गुड, इसको उस तरह से समझने की कोशिश करो। ओके, लास्ट क्लास में हमने यहां तक कर लिया था। Now we need to discuss is something about chlorofluorocarbons and fluorinated gases, है ना। तो फ्लोरिनेटेड गैसेस हम क्यों यूज करते हैं ये भी आपको बता दिया था। इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है ना। एक मैं आपसे बात कहनी चाहूंगा, जब मैं ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की बात करता हूं तो मैं इसकी एग्जांपल बताओ कोई। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। Which of the following is covered under the ozone depletion substances, ठीक है ना। एक गैस ले लेता हूं मैं, ठीक है। सेकंड गैस इज HFO, थर्ड गैस इज CCl4, फोर्थ गैस इज CHCl2PR, ठीक है। फिफ्थ गैस इज N2O. Now these are your options, okay. Give me किनमें से कौन सी जड़ी गैस है वो ओजोन डिप्लीशन गैस है, बताइए कौन कौन सी है।
जल्दी बताइए। 1 3 4, क्या ये है आंसर? अमित जी ने बोला है 1 3 एंड 4। गुड। और 1 3 4 और सबका आंसर यही है? जल्दी बताइए। दो बंदों ने आंसर करना है, बाकियों ने क्या करना है? सोने आए हो? जवाब दो मेरे को। बताइए। 1 3 4, ओके। हरसिमरन, अब 5 भी आ गया आपके पास। यस, द आंसर इज 1 3 4 एंड 5। ओके, 1 3 4 5 are ozone depletion substances. N2O also under nitrous oxide also comes under ozone depletion substances. Why? This we will discuss today. Okay, क्यों आता है इसी में अंडर? पहले ये बता दिया आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं। और हमने ये भी किया है, ये परफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, SF6 है, ये ऑल आर फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड दे ऑल कम अंडर दिस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। ये भी है, मैं आपको ऑप्शंस में दे सकता था वैसे, SF6। तो दिस इज आल्सो ए ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। एक मैं और आपसे बात करना चाहूंगा, कई बार ना यूपीएससी ने, अब मैं ट्रेंड देखा है कि वो उनकी यूजेस के बारे में पूछ रही है। सिर्फ इतना नहीं कि ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड दे आर विच पर्टिकुलर कंपोनेंट दे आर यूज्ड फॉर। तो परफ्लोरोकार्बन्स जैसे हैं, दे आर यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन में, उनमें बहुत ज्यादा परफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। इनकी बहुत ज्यादा लाइफ होती है, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा लाइफ होती है एंड दे हैव गॉट हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। इसीलिए इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। और SF6 तो बहुत ज्यादा हाई मतलब मानी जाती है। इसको भी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। वेयर इज सेमीकंडक्टर्स यूज्ड? जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर कहाँ पे यूज होते हैं भाई? ठीक है, कहाँ यूज होते हैं? कंप्यूटर में चिप्स नहीं बनती भाई, तो वो किसकी बनती हैं? लैपटॉप्स में सारी की सारी सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटेल चिप्स बनाते हो जो आप, है ना? आपकी पेन ड्राइव के अंदर जो चिप लगी होती है, जो आपकी लैपटॉप में चिप लगी होती है, जो आपके हर जगह पे चिप्स लगी होती हैं, फोन्स में चिप्स लगी होती हैं, ये सारी सेमीकंडक्टर के थ्रू ही बनती हैं। वेरी गुड। LED बल्ब्स में भी जो लगता है, सेम टू सेम। ओके, दीज आर सम ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और क्यों, ये आज हम पढ़ेंगे। मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, HPFCs, HCFCs, HCFCs, carbon tetrachloride, they all are used in these doings. फ्यूमिगेशन करते हैं, एरियल स्प्रे करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो यूज करते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो सेमीकंडक्टर्स है उनका फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। फोम ब्लोइंग एजेंट्स में यूज करते हैं हम। जो दाढ़ी में शेव करने के लिए आप फोम बनाते हो, उसमें भी ये यूज होता है। रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, ये तो पता ही आपको है ना। These are important, uh, ozone depletion substances, okay, and their uses. ओजोन डिप्लीशन में क्या आता है भैया? ओजोन डिप्लीशन में मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये बताओ मेरे को, ये तो सबको पता है कि ओजोन होल इज फॉर्म्ड ऑन द पोलर एरियाज, है ना? पोलर एरियाज में बनते हैं ज्यादा, है ना? पहली बात तो ये है कि पोलर एरियाज में जब भी हम ना लेते हैं, उसमें अंटार्कटिका के बारे में ज्यादा हम बात करते हैं। वी नेवर टॉक अबाउट आर्टिक ओशन।
ठीक है, तो जितनी भी रिसर्च हुई है वो कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में होल है। दे विल नॉट से कि आर्टिक ओशन में होल हो चुका है। पहले बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि आर्टिक ओशन में होल नहीं है? ठीक है, ये अगर ट्रू है तो इसका क्या रीजन है, क्या ये आपको पता है? बताइए। है कि नहीं ये बात सही? आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्टिक सर्कल में ओजोन कम हो रही है ना? हाँ, तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहाँ बनते हैं? उनकी जो सबसे ज्यादा, आपने बोला स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, एक नाम सुन लिया आपने, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को सब बनने के लिए बहुत ज्यादा पोलर वोर्टेक्स की होना जरूरी है, और पोलर वोर्टेक्स तो आपका आर्टिक ओशन में भी बनता है ना? तो इसका मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नॉर्मली आपके वहां पे भी बनने चाहिए। बट व्हाई एंड व्हाई ओनली they are much more concerned with the Atlantic Ocean, sorry, this Antarctica, and not attributed this thing to Arctic Ocean, the Arctic Circle? The main reason is, वो तो यार हर जगह पे होते हैं। इवन अगर आप बात करो तो ज्यादा मिशन अगर आप बात करते हो जो क्लोरीन्स की और ब्रोमीन्स की, चाइना करता है, रशिया करता है, यूएसए करता है, ये सारे नदर हेमिस्फीयर में है। तो अगर नदर हेमिस्फीयर में है तो ये इसका मतलब होना चाहिए कि आर्कटिक सर्कल में आर्टिक होल होना चाहिए, है ना? इंक्लिनेशन ऑफ का इसके साथ कोई रीजन नहीं। द थिंग इज, क्योंकि अभी भी अंटार्कटिका में ना, मैं अभी बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही बात है हरमन, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा परमानेंट सेट ऑफ आइस शेल्फ है वहां पे, ठीक है ना? एंड आर्टिक ओशन में ये एरिया इतना बड़ा नहीं है और यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है, ठीक है जी। तो कंपैरेटिवली पोलर वॉर्टेक्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे परमानेंट आइस होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे कोई और माइनस में टेम्परेचर बहुत रहता है, -80 -90 इस तरह से टेम्परेचर रहता है वहां पे। तो अंटार्कटिका में एक परमानेंट पोलर वोर्टेक्स होती है दैट एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ओके, गुड, मेक सेंस गाइस? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो अंटार्कटिका है वो परमानेंट आइस शेल्फ है, उसके ऊपर परमानेंट हाई जो वो रहता है, क्या कहते हैं, पोलर वोर्टेक्स रहती है। पोलर वोर्टेक्स के कारण वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गहरा रहता है, ठीक है ना? गुड। और उसके कारण यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एग्जैचुरेटेड होता है इन अंटार्कटिका, नॉट इन आर्टिक ओशन। ओके, अंटार्कटिक ओशन तो ऑलरेडी पिघलना शुरू हो चुका है, हमने बात कही है ना? ओके, व्हाट एल्स? तो केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल रिएक्शन का चक्कर मत डालो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, याद है? जब हमने कहा था कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से जो क्लोरीन होते हैं, इसके 3 एटम होते हैं, जैसे यूनाइट अल्ट्रावायलेट रे इनके ऊपर पड़ती है, ये क्लोरीन एटम टूट जाते हैं, ठीक है ना? और ये नेसेंट क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या क्लोरीन एक जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ये जाके ओजोन के साथ अटैच हो जाती है, एक ओ निकाल लेती है, 2 ऑक्सीजन के जो एटम्स है ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती रहती है, और ये क्लोरीन ऑक्साइड जो है, ठीक है ना, ये फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ में मिलके एक और ले आती है और ClO2 बना देती है। Cl फिर रह जाता है और O2 दोबारा बन जाती है। तो एक जो इसका मॉलिक्यूल है वो 1000 ऑक्सीजन के सॉरी ओजोन के एटम्स को तोड़ सकने में सक्षम है, ठीक है ना? और ये फिर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जनरेट हो जाती है। ये समझ रहे हो ना? दिस वी ऑलरेडी डिड वे बैक, जब हमने ये करवा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था। गाइस, यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट? शुड आई रिपीट इट?
ओके ओके सर, आई विल रिपीट इट। देखो कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैं बात कहूँ, लेट मी ड्रॉ इट हियर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये है कार्बन, ये है फ्लोरीन, और ये है 3 एटम्स क्लोरीन के। दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जैसे ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, पहली बात तो ये समझो, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये अगर आज यहाँ से रिलीज होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है सीधा स्ट्रेटोस्फीयर में आज ही पहुंच गए। इट विल टेक 5 to 10 years टू रीच ओवर देयर। ओके, जब ये इतना टाइम लेके ऊपर जाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, इसके कारणवश ये एक जैसे रह पाते हैं, अपने ये स्टेबल फॉर्म में ऊपर पहुंच जाते हैं। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, ओजोन के पास पहुंच जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है हमारे पास O3, वहां पे पहुंच जाते हैं, तो इसके ऊपर पड़ती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ देती है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो एक क्लोरीन एटम कल्ला बचता है, ये बहुत रिएक्टिव एटम होता है। जब ये ओजोन के साथ भिड़ता है, ठीक है, ओजोन के साथ जाता है, O3 के साथ जाता है, इसमें से एक O ये अपने पास खींच लेता है, ClO बना लेता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, प्लस O2 बना देता है, ठीक है जी। अब ये ClO है, ये भी इसके ऊपर भी एक नेगेटिव एटम होता है, यानी कि समझ लो ये भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ये दूसरे ओजोन के पास फिर से जाता है, ठीक है, वहां से एक ऑक्सीजन ले लेता है, दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, O2 प्लस, फिर क्लोरीन को छोड़ देते हैं। ये क्लोरीन फिर जाके क्या करता है, एक और ओजोन के एटम को पकड़ता है, वहां उसको तोड़ के फिर यही बना देता है, और फिर ये बनता रहता है। तभी मैंने बोला कि जो एक क्लोरीन एटम टूटता है यहां से, ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग 1000 एटम्स ऑफ ओजोन। गॉट इट? गुड। और इसी के कारण जब ओजोन टूटती रहती है तो हमारे वहां पे एक गैप बन जाता है, उसका नाम है ओजोन। गुड, नाउ क्लियर सारा? ओके, तो दिस इज नॉर्मल हाउ दिस थिंग वर्क्स, बट देयर इज अ कैच। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो, क्योंकि इसको आने के लिए एक पर्टिकुलर वो चाहिए होता है। लेट मी शो यू, आई हैव सम डायग्राम ओवर देयर। इसके बनने के लिए भी एक हमारे पास, जैसे ये मैंने बताया आपको, प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या करते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर में बन रहे हैं और पोलर रीजन में बन रहे हैं, ये इसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है जी। तो ये जो होते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है ना, इनकी मेन कंपोजिशन जो होती है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, क्लोरीन बन गया, ये ओजोन के साथ मिलके फ्री क्लोरीन ये बनाता है, ठीक है ना, क्लोरीन ऑक्साइड। अब ये जो क्लोरीन ऑक्साइड हमने बनाया, ठीक है ना, क्लोरीन ऑक्साइड जो हमने बनाया, ये ClO, ठीक है ना, अब ये कनेक्ट कर देता है NO2 के साथ, याद है NO2? गुड, ये NO2 के साथ मिलके क्या बनाता है, ClONO2, ठीक है ना। इसका ये नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट ये स्टेबल प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, ये ठंडा कर देता है मतलब इसको, ठीक है, इसको इकट्ठा करके रखता है। अब ये दोबारा रिएक्ट नहीं करेगी क्लोरीन दूसरे के साथ, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से आया, दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड कम्स फ्रॉम वोल्केन, ये जो हमने नीचे से वाहिकुलर पोल्यूशन किया था, ठीक है ना, जो हमने वाहिकुलर पोल्यूशन किया था, जो हमने क्या कहते हैं, कोई वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, कोई एरोसोल प्रोडक्शन हुई थी, ये हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। अब ये जाके यहाँ पे बना देता है और इकट्ठा करना शुरू कर देता है क्लोरीन ऑक्साइड। पंगा अभी नहीं पड़ा, पंगा कहाँ पड़ेगा, अभी तो इकट्ठा हो गया और ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह जो क्लोरीन एटम ये कल्ला था, ये वाला क्लोरीन एटम जो कल्ला था, जो आगे जाके रिएक्शन कर रहा था, ये वाटर के साथ मिलता है, ठीक है, वाटर वेपर जो होते हैं क्लाउड्स में, ये बनाता है HCl, ठीक है। अब ये एक और स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है।
तो ये क्लोरीन कैप्चर कर रहा है। तो बोलो सर, आपने तो बोलना चाहिए सर ये तो फिर अच्छी बात है, हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रोड्यूस करना चाहिए या वाटर और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इसको स्टेबल करके रख सके। नहीं, ऐसा नहीं, इसको बोला जाता है रेजरवायर्स। रेजरवायर्स, ठीक है। ये कहाँ पे बनते हैं, ये कब बनते हैं, जब आपके पास बनते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं उसमें वाटर भी आ जाएगा, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आ जाएगी, उसमें HNO3 भी आ जाएगा। याद है ये कैसे बना? डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू डू दिस? ओके गाइस, ये डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस? वाटर होता है आपके क्लाउड्स में, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपने प्रोड्यूस किया, क्या बना देगा? HNO3 वीक एसिड, ठीक है ना। ओके, उसी तरह H2O जब Cl से कन्वर्ट करता है तो क्या बनाता है? HCl, ठीक है। तो समय लग रहा है, ठीक है, गुड गाइस। तो ये जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स में हो रहा सारा कुछ। ये क्लाउड जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो एक तरह का रेजरवायर बैंक बना देते हैं जिसके अंदर बहुत सारा ये मटेरियल पड़ा है। अब पंगा कहाँ पड़ता है कि अब आप बोलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है सर, ये तो इकट्ठा हो रहा है, बट ये भी आप याद रखो कि ये कब तक बनेगा? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कब तक रहेगा? जब तक रहेगी पोलर वोर्टेक्स, ठीक है ना। पोलर वोर्टेक्स जब तक रहेगी। और पोलर वोर्टेक्स कब बनती है? विंटर्स में बनती है, ये भी पता है आपको। जैसे ही समर आने की कोशिश होगी, जैसे ही समर आएगी, वैसे वैसे पोलर वोर्टेक्स वीक हो जाएगी। पोलर वोर्टेक्स वीक होएगी, यहाँ पे रोशनी आएगी, यहाँ पे रोशनी आएगी, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी और ये फिर से सारे का सारे को तोड़ के और ज्यादा फैला देगा। समझ रहे हो? डिड यू गेट दिस कंसेप्ट? विंटर में एवरीथिंग विल बी ऑलराइट क्योंकि यहाँ पे पोलर वोर्टेक्स बना हुआ है। पोलर वोर्टेक्स के कारण ये सारा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अभी होल नहीं बना, अभी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपको होल नहीं दिखेगा। होल कब दिखेगा? जब समर आएगी। समर आएगी, पोलर वोर्टेक्स कमजोर होगा, पोलर वोर्टेक्स कमजोर होगा, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स खत्म हो जाएंगे। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जब खत्म होंगे तो ये जो क्लोरीन है जो इकट्ठा हो रखा है और जो ये नाइट्रोजन है ये जो इकट्ठी हो रखी है, ये सारा का सारा रिलीज कर देंगी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को, और ये बहुत ज्यादा तरीके से खत्म करता है आपकी ओजोन को, ठीक है। गुड गाइस, लग गया समझ? नाउ हाउ डज दिस इम्पैक्ट अस, ठीक है ना। और ये आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में इसका असर बहुत देखने को मिला है। इसी कारणवश लोग इन्होंने स्पीयर हेड की थी ये मूवमेंट ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस की, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज वंस पोलर वोर्टेक्स इन्फ्रिंजेस अपॉन क्या कहते हैं टेरिटरी ऑफ न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, उसी तरह जैसे पोलर वोर्टेक्स नीचे की तरफ मूव करता है यूएसए में, क्या वैसा ही नीचे से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता? एंटार्क्टिका से पोलर वोर्टेक्स ऑस्ट्रेलिया में भी तो आ सकता है एंड न्यूजीलैंड में भी तो आ सकता है ना। तो ये पोलर वोर्टेक्स जब आएगा, ठीक है ना, तो ये अपने पास में क्या ले आएगा? साथ साथ में ओजोन होल भी लेके आएगा, ठीक है ना। ओजोन होल, ये कैसे बोलो सर, ये नहीं समझ लगा आपको, है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू इन ए सिंपलर टर्म। सीधी सी बात है, जब नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका है और यहाँ पे होल हो चुका है, ठीक है। होल हो चुका मतलब क्या है, समझ लो, ओजोन बहुत कम हो चुका है। अब ओजोन को रिप्लेनिश करने के लिए ओजोन कहाँ से जा सकता है? खुद से सोचो। ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अच्छा है ओजोन, यहाँ से मूव होगा यहाँ की तरफ। जब यहाँ से मूव होगा यहाँ की तरफ तो यहाँ कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि इनकी कैपेसिटी भी लिमिटेड हो जाएगी और यहाँ पे सन रेज सीधी आके यूवी रेज सीधी आके इनके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। गुड गाइस, एज सिंपल एज दैट। समझ लग रहा है क्यों इनके ऊपर अटैक होगा? गाइस लगा समझ? चले आगे। इज एज सिंपल एज दैट। इफ ज्योग्राफी इज लॉजिकल तभी ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ऑप्शन होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बिकॉज इफ यू गेट दिस पॉइंट, if you get these logical ideas,
तो आपको लगा यार सब कुछ तो कनेक्टेड है, लॉजिकल है, मतलब इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है मेरे को। अगर आपको कोरियोलिस फोर्स जैसे मैंने समझाई है, इफ यू गेट दिस पॉइंट, तो हम जब कल लेक्चर लेंगे तब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि एंटी साइक्लोन कहाँ बनेगा और साइक्लोन में कौन सी सर्कुलेशन होगी नॉर्थ में और साउथ में। यू विल गेट लॉजिकल आंसर। अगर मैं यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि ये हम कल करेंगे वैसे डिस्कस, इट्स बेटर कि हम इसको कल ही करें डिस्कस, ठीक है। चलिए ये समझ लग गया फिर हम, ठीक है। वी डिड दिस वन, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वी डिस्कस्ड, ठीक है ना। किस तरह इसको नेक्रस क्लाउड का नाम से भी जाना जाता है, मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड भी बोला जाता है, ठीक है। 12 से 22 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ये देखने को मिलते हैं और ये इस तरह से दिखते हैं, इनको नेक्रस क्लाउड्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या क्या इसमें होता है ये बताओ, ये सब कुछ इसमें होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी, नाइट्रिक एसिड भी, वाटर भी। जब ये बनते हैं बाद में क्लोरीन के अंदर अपने पास कैद करके रखते हैं। कब बनते हैं ये क्लाउड्स? पोलर वोर्टेक्स में, विंटर में बनते हैं। कहां पे ज्यादा होते हैं? साउथ पोल में ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, गुड। दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है ना, इसको रख लो अपने पास। PSC convert reservoir compounds to reactive free radicals, thereby significantly increasing the reactive halogen radicals, ठीक है, गुड, ओके। लग गया समझ बच्चों? You will understand this also now. Without polar stratospheric clouds, ये अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ना बनते तो ये काम बड़ा अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि ये रेजर्वायर इकट्ठा होता रहता और ये इकट्ठा होने के बाद कोई चक्कर नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक होने के बाद ये क्या बनता है, ये चीजें बनती है, रिएक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो ज्यादा डिप्लीट करते हैं। दैट इज व्हाई ओजोन डिप्लीशन इज एनहांस्ड बाय पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, गुड। चलिए और आगे चलते हैं फिर। ये एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत अच्छा है। ओजोन डिप्लीशन भी होती है आर्टिक ओशन में, बट उतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होती है, ठीक है। और क्यों, ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। डू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, और इसको पढ़ के रखना है एक बार। कोई चीज ना समझ लगे तो वी कैन डिस्कस टुमारो, ओके। नाउ व्हाट एल्स इज देयर। ये वियना कन्वेंशन सबसे पहले 1985 में हुई थी। कई बार पूछ लेते हैं कि वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर इवेंट, है ना। तो ओजोन डिप्लीशन के लिए जानी जाती है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको बताया है, ये 1987 में साइन हुआ था। ये भी याद रखना है कि ये जो था ना, एक तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। कई बार ना ये ऐसे वर्ड डाल देते हैं, लीगली बाइंडिंग। क्योटो प्रोटोकॉल इज नॉट लीगली बाइंडिंग, अगर याद पढ़ो। अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा था ना, और जो अगर आपने पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा है अभी, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कोई आपको बोल नहीं सकता या आपके ऊपर टैक्स नहीं डाल सकता या आपको ये नहीं बोल सकता कि अगर आप इतना टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आपके ऊपर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे या आपके ऊपर हम पेनल्टी डालेंगे, है ना। लीगली बाइंडिंग का मतलब है अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो तो आपके ऊपर आपको हर्जाना बढ़ना पड़ेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सक्सेस होने का यही रीजन है कि भैया जी, क्योंकि ये एक ही चीज है, ओजोन को डिप्लीट करती थी, तो इसके कारणवश उन्होंने यहाँ पे बैन लगा दिया कि भैया आपने फेज आउट करने हैं सारे के सारे ओजोन डिप्लीशिंग सब्सटेंसेस, फेज आउट, ठीक है ना। फेज आउट का मतलब होता है कि धीरे धीरे खत्म करने। आज ही नहीं बोल रहे हैं खत्म करने के लिए, आप वो बोल रहे हैं हमारा टारगेट है कि जैसे इन्होंने बोला होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो कि हमारा टारगेट है कि जो आप CFC यूज करते थे वो 2000 तक खत्म करने होंगे आपको, तो इंडिया ने कर दिए। अगर उसके बाद उन्होंने HCFCs लेके आए, उनको फेज आउट करना है इंडिया ने 2040 तक। अब जो उसके बाद लेके आए हैं HCF, उसको फेज आउट करना है हमने 2070 तक, कुछ इस तरह से टारगेट होते हैं। और लास्ट वाला होता है उसको हमने फेज आउट करना है 2100 सेंचुरी तक।
तो इस तरह से टारगेट हमने रखे हुए हैं, इन सबको फेज आउट करना है धीरे 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 कर, है ना? गुड. And it is the only environment treaty that has been universally ratified by 197 countries. अरे भैया, लीगली बाइंडिंग इस तरह से नहीं है, वो है नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. इसमें कंट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा कि आपको इतना अचीव करना ही है. उसमें क्या है, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब है आप अपने तरीके से करें. तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे को सिर्फ 100 ग्राम कम करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या ये लीगली बाइंडिंग होगी? इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात? तो लीगली बाइंडिंग इन दैट फिर आप वो अपना टारगेट ही अपना छोटा रखोगे तो आप छोटा तो अचीव कर ही लोगे, है ना? तो ये नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है, ये इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है ना? तो एनडीसी का मतलब है कि आप अपना गोल खुद चेक करो. अपना अपना गोल है, अगर मैंने कहा कि मैं इतना कम करूंगा तो खुद ही अपने ऊपर आप प्रतिबंध लाओ, हम नहीं लगाएंगे. ठीक है ना? लेकिन अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आप पार्टी हो तो आपको ऊपर खुद आपके ऊपर अगर आप नहीं भी रोकते हो तो आपके ऊपर एक बॉडी है, प्रोटोकॉल के ऊपर आपके प्रतिबद्धता है कि आपको खत्म करना ही पड़ेगा. आपके पास ऑप्शंस नहीं है. नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में आपके पास ऑप्शंस है. आप टारगेट ही छोटा रखो, क्यों बड़ा करना, है ना? टारगेट ही छोटा रखो, अचीव करोगे. तो उसके लिए लीगली कुछ नहीं है. तो ये लीगली ज्यादा लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. ठीक है जी, चले आगे. सो किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट जो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 में साइन हुई थी, रवांडा में साइन हुई थी, और ये रवांडा की कैपिटल है, सॉरी, किगाली, वहां पे साइन हुई थी. और इसको भी 197 कंट्रीज ने साइन किया है. इसमें क्या कहा गया है कि भाई हम रिड्यूस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग द यूज ऑफ एंड रिड्यूस करेंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग द यूज ऑफ एचएफसीज बाय 80 to 85%, जो हमने बेस लाइन की थी 2045 तक. ठीक है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इनके ऊपर टैक्स लगेगा, इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी. ठीक है ना? दिस फेज डाउन इज एक्सपेक्टेड टू arrest the global temperature increase by 0.5 degree Celsius. Now, do you understand why ये इसको ओजोन डिप्लीशन के साथ नहीं जोड़ा हमने, इसको हमने जोड़ा है ग्लोबल वार्मिंग के साथ में और क्लाइमेट चेंज के साथ में. Did you get why it is so? ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि क्यों एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री वर्ल्ड का कम हो जाएगा अगर हम ये चीजें अचीव करने में सफल हो जाते हैं. दिस इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जो हमने कल किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया. गाइस, गेट इट? ओके, गुड गुड गुड. तो ये है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन सिग्नेटरी विद नॉन कंप्लायंस मेजर्स. ये देखो, नॉन कंप्लायंस मेजर्स, लीगली बाइंडिंग हम उसको मानते हैं ज्यादा जिसमें नॉन कंप्लायंस अगर नहीं करते हो कोई काम, अगर आप ये टारगेट नहीं अचीव करते तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको, या कैसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, ये भी लिखा होता है. ठीक है? और 2019 से 1 जनवरी 2019 से ये इफेक्ट में आ चुका है. ठीक है जी. इंडिया पोजीशन क्या है? इसको इंडिया को, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री में आता है तो ये थोड़ा लीनियंट है. ठीक है? और इसके बोला गया है कि 3% आपको कम करने हैं, क्योंकि इंडिया अभी सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है एचएफसीज में. मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? यूएस एंड चाइना. ठीक है? दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स और उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग है ये. ठीक है? और क्या है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा टेबल है. ये देखो, इसका अल्टरनेटिव क्या है? डू एंड सर्च ऑन द नेट अबाउट दैट इज हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन. ठीक है ना? ये ओलेफिन जो होता है, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन होता सेम ही है. इसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा, फ्लोरीन एटम होगा, हाइड्रोफ्लोरो का मतलब है ना कार्बन भी होगा, है ना? हाइड्रोजन, फ्लोरो और कार्बन, एचएफसीज तो है ही है. बट इसमें क्या है कि एटलीस्ट डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम. डबल बॉन्ड जो होता है वो जोर से पकड़ के रखता है रादर देन सिंगल बॉन्ड. गुड गाइस? ठीक है ना? तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, जल्दी नहीं टूटते हैं. ठीक है ना? और ये
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका बहुत ही कम होता है, वेरी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, HFO। ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से, इस तरह देखो, ये है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इस तरफ, और यह ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। ठीक है ना। सबसे पहले हमने यूज किए CFCs जिनका दोनों चीजें हाई थी, उसके बाद हमने यूज किए HCFCs जिनकी ओजोन डिप्लीशन तो वो कम करती थी लेकिन उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई। फिर हमने यूज किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उनका ये तो जीरो था ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, बट उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है। फिर हमने इन सबको रूल आउट करके अब हमने शुरू करना है HFOs। इसका ग्लोबल ओजोन डिप्लीशन बहुत कम है, यानी जीरो है, और ये बहुत ही कम इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। दिस इज अ वेरी गुड टेबल, टेक a screenshot of it, let me clear this out for you guys first। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत जरूरी है ये पढ़ना आपके लिए। व्हाट एल्स, आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड, है ना। तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस इंडिया में कैसे ये रूल फॉलो होते हैं, ठीक है, इंडिया में कैसे रूल फॉलो होते हैं ये। द रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, ये पढ़ लेना एक बार कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर के एक्ट होते हैं। सिमिलरली हेलोन्स 2001 से एक्सेप्टेड नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स। जो CFCs हैं, जो आपके मीटर डोज इनहेलर्स हैं, मैंने आपको बताया था, जो आप पफ लेते हो अस्थमा के लिए, है ना, उनमें हम सिर्फ प्रतिबंधित यूज करते हैं इनका, और कहीं पे हमारा CFCs का यूज बैंड है। किसके अंडर बैंड है, कई बार पूछ लेते हैं। इन इंडिया ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस डिप्लीशन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच एक्ट, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम इसका यूज प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, कोई भी हो, ठीक है ना, उसका इंटरिम यूज हम HCFCs का, मिथाइल ब्रोमाइड का 2015 तक हमने खुद फेज आउट करना है। ठीक है ना गाइस, समझ लग गए। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ। ये क्वेश्चन करके बताना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज, yeah Harman, that is a concept, we will discuss that concept when we will discuss Kyoto protocol। okay, ये बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विद रिस्पेक्ट टू ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस आर यूज। इनके यूजेज पे, ये 2000 आई थिंक 16 का क्वेश्चन है, पता नहीं 17 का क्वेश्चन है UPSC का। बंद कर दो। इसका क्या आंसर है कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस किस किस कार्य में हेल्प करते हैं। दिख रहा है कि बेटा बड़ा करूं क्वेश्चन, इज इट ओके नाउ। बताओ आंसर क्या है इसका, एनीवन। जल्दी करो यार, इतने टाइम में तो आंसर आ जाना चाहिए आपको। और जल्दी करो बच्चों। भाई तेरी से क्वेश्चन मार्क है, जल्दी करो बच्चों, जल्दी, आपके रिस्पॉन्स मैं देखना चाहता हूँ जल्दी।
देखो समझने को गरिमा आप अपने करना आंसर करो। सभी ने कर दिया, गरिमा, हरमन, काजल, कोमल, 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 everyone has done? Okay, now let me think. This is the actual question from 2017, I think, UPSC prelims examination. Okay, so what happens is, ठीक है ना, कि इसमें ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक ही कैच वर्ड होता है, ठीक है नहीं, कि अगर आपको लग रहा है कि ये खटक रहा है मेरे को, ठीक है ना, तो दैट इज प्रोबेबली द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है जी। व्हाट यू कैन इजीली रूल आउट इज कि ये तो है ही है, ठीक है ना, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाला भी है ये, तो 3 तो 4 आने ही चाहिए, तो ऑप्शन गोस दिस एंड ऑप्शन गो दिस। नाउ द आंसर इज बिटवीन दीज टू गाइस, है ना, ऑप्शन 3 and 4. Now, why I would like here tubeless tires? टायर्स की प्रोडक्शन में अगर आपको याद है, हमने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करा था, वल्कनाइजेशन में कौन सी चीज यूज होती है? याद है हमने बॉन्ड भी बनाए थे। यस, इट्स एज इजी एज दैट, वल्कनाइजेशन के लिए सल्फर यूज होती है। एंड इज इट सल्फर कम्स अंडर ओडीएस? इज इट ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? Is it a ozone depleting substance? No. The answer is as simple as no. ठीक है ना, टायर्स में इसका यूज करने का फायदा नहीं है आपको, ट्यूबलेस टायर्स में, ठीक है ना। प्रोडक्शन देखो लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ, याद करो, अगर उसमें करा फॉर इन्फ्लेशन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, तो आपको पता होगा यहाँ पे हम नाइट्रोजन भरते हैं, देन इट माइट हैव बीन ट्रू इवन। उन्होंने बोला प्रोडक्शन, आगे पढ़ा करो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमें पता है, प्रोडक्शन टायर की जब भी हम बनाते हैं उसमें याद है हमने ये लिंकेजेस बनाए थे कुछ इस तरह से करके, है ना, और ये आगे जाके कार्बन के साथ लिंकेज करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग करते हैं रबड़ को, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन नहीं, इन्फ्लेशन होता इनको एक्सपैंड करने में, तो दैट वाज द कैच वर्ड हियर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ। वी विल रियली, हम जब पढ़ते हैं तो ये कभी हम ये देखना भूल जाते हैं कई बार, है ना, बट पहले ऑप्शंस के थ्रू सिलेक्ट किया करो, और फिर अगर आपको कहीं पे दिक्कत लग रही है, ट्यूबलेस टायर, अब माथा खनकना चाहिए आपका उसी टाइम पे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पढ़ा है, प्लास्टिक फॉर्म्स में, या जो फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे, जो प्लास्टिक के फॉर्म्स होते हैं, जो ये आते नहीं है, जो जिसमें पैक होके आते हैं आपके सारे मटेरियल, कल भी बताया था, फॉर्म्स जहां भी आते हैं, दे आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मेड अप ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एरोसोल कैंस में तो हम पहले बात करके आए थे, ओनली यहाँ पे था प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द कैच वर्ड हियर। यू हैव गॉट इट, यू हैव गॉट द राइट आंसर, ओके गाइस, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? लग गया समझ? चले आगे नाउ, ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं, ये जो है ये न्यूज आई है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके, ये रिसेंट न्यूज आई है, ये है 4/4/2021 की न्यूज, द हिंदू में से। You can, I will share that article with you guys after the class, remind me. This is the effect of Asian desert dust on Indian monsoons. तो I expect कि Indian monsoons आपको सर अच्छे से करवाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो अभी सर अभी करवाया नहीं है मेरे ख्याल से, अभी करवाएंगे आगे जाके। तो इंडियन मानसून के ऊपर बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, वन ऑफ द थिंग दैट इम्पैक्ट्स इज पॉजिटिव आईओडी। अगर पॉजिटिव आईओडी होगा, आपको क्या लगता है, क्या ये मानसून को इम्पैक्ट कैसे करेगा, अच्छे तरीके से या नेगेटिव तरीके से, बताइए। पॉजिटिव आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, जल्दी बताइए। पॉजिटिव तरीके से मतलब और इनहांस करेगा, ठीक है ना।
One of the important thing that you need to remember about Indian monsoon is कि कोई single factor is not responsible for monsoon. ये आपको मानना पड़ेगा. कभी आपको यूपीएससी, मैंने ये क्वेश्चन यूपीएससी में सुना भी है. बोर्ड एक बंदा था, मेरा फ्रेंड था, उसका ज्योग्राफी ऑप्शन था, एंड दे आस्क्ड हिम कि व्हाट आर द वन सिंगल थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये ना, मॉनसून के लिए कौन सी सिंगल थिंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है ना. तो ऐसा कभी नहीं है कि कोई एक चीज ही कारण ही मॉनसून आते हैं. अगर ऐसा होता तो हमारी मॉनसून प्रोडिक्शन बहुत ज्यादा सही होती. और आपने देखा है, कई बार देखा होगा, कई बार हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है ना, वो फोरकास्ट कहता है कि इस बार बहुत अच्छा होगा, बट उतना अच्छा नहीं होता है, या लिमिटेड रहता है, या नेगेटिव में चले जाता है, ड्रॉट पड़ जाते हैं ज्यादा. दे कैन नॉट प्रिडिक्ट, बिकॉज इसकी कोई भी एक चीज इसको एक्सप्लेन नहीं करती है. कोई भी एक चीज नहीं इसको एक्सप्लेन करती है. बहुत सारी चीजें इसका रीजन है. इसका रीजन है पॉजिटिव आयोडी. इसका रीजन ये भी है कि वहां पे एल नीनो है कि नहीं है, ये भी इसको इम्पैक्ट करता है. इसको ये भी इम्पैक्ट करता है कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल जोन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसको ये भी इम्पैक्ट करता है कि साउथ जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये भी इम्पैक्ट करता है. ये भी इम्पैक्ट करता है कि ATAL कितना है, ये भी हम आज पढ़ेंगे. ATAL क्या होता है, ठीक है ना. एशियन ट्रोपोपॉस, एशियन ट्रोपोपॉस एटमॉस्फेरिक लेयर. ओके, तो ये कितना इम्पैक्ट करता है. अच्छा, ये भी इम्पैक्ट करता है कि ये जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल की लेयर्स होती हैं, डस्ट स्टॉर्म होते हैं, ये भी इम्पैक्ट करते हैं मॉनसून. गाइस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये रिसेंटली न्यूज में आया है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, कई बार इसमें ATL का भी जिक्र आएगा, इसमें एरोसोल्स का भी जिक्र आएगा. ठीक है जी, दोनों डिफरेंट भी हैं और दोनों आपका इफेक्ट भी दोनों के डिफरेंट है, ये हम पढ़ेंगे आज. ओके, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो अरेबियन डेस्ट है, वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे डेजर्ट एरिया है. नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट है, ये बड़ा डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये ऑल आर डेजर्ट कंट्रीज है ना. वहां से जो डस्ट आती है, ठीक है, वो इंडियन मॉनसून को और अच्छा तीव्रता से लेके आती है और अच्छे तरीके से इसकी बारिश हो पाती है. अगर ये बारिश, ये डस्ट स्टॉर्म्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, तो सीजनल विंड्स इसके साथ में लेके आएंगे. नाउ हाउ दिस डस्ट पार्टिकल्स दे कॉज सो मच रेन इन इंडियन पेनिनसुला. This is the point which was clarified by this article. I will share you with the article of this particular thing. ठीक है ना, ये जो टॉपिक आया था, हाउ एशियन डेजर्ट अफेक्ट्स इंडियन मानसून. ठीक है ना, इसमें सबसे पहले बात क्या है, दो तरीके से. एक तो स्कैटरिंग करता है ये डस्ट पार्टिकल, समझ तो कण जो होते हैं, कण जो होते हैं, रेगिस्तानी कण होते हैं जो, ठीक है ना, वहां से हवा बहती है, हवा के साथ वो कण आते हैं, रेगिस्तानी कण आते हैं, और ये स्कैटर कर देते हैं, स्कैटरिंग करते हैं और अब्सॉर्बिंग करते हैं रेडिएशन की. सबसे पहले स्कैटरिंग क्या करते हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स को लेके आती हैं, डस्ट पार्टिकल्स लाइक एरोसोल्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड बिकम वेरी हॉट. ठीक है ना, जैसे ही ये हवा के साथ लेके आते हैं, और ये लेके आते हैं, पहले तो ये क्या करते हैं कि ये अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, रेडिएशन को, और गर्म कर देते हैं. जब हवा आएगी और वो और गर्म होएगी, व्हाट विल हैपन, वो और गर्म होएगी, और ज्यादा ऊपर जाएगी, और ज्यादा ठंडी होएगी, और ज्यादा बारिश होएगी. याद रखें, ठीक है ना. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद अ डायग्राम. व्हाट हैपेंस नॉर्मली, अगर यहाँ पे डेजर्ट है, सपोर्ट दिस इज डेजर्ट, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही है, नॉर्मल हवा आएगी, ठीक है, यहाँ पे बारिश होएगी, ठीक है. ओके, दिस इज इंडियन प्लेन एरिया, ठीक है ना. इंडियन प्लेन एरिया जो गंगेटिक प्लेन्स है, वहां पे बारिश होती है, यूपी, यहाँ पे सारे में बारिश होएगी. और ये है हिमालयन एरियाज, एंड दिस इज टिबेटियन प्लेट्यू. ओके, तो यहाँ पे बारिश होएगी और यहीं पे रह जाएगी. व्हाट नाउ हैपनिंग इज, अगर
यहाँ पे डेजर्ट है और यहाँ पे डेजर्ट विंड चल रही है, तो ये अपने साथ कण लेके आएगी, ठीक है। अब वो कण जो होएगा वो रेडिएशन के कारण जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके कारण और गर्म होएंगे तो दे विल राइज गिव राइज टू, जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, और ऊपर बढ़ेंगे तो व्हाट इज हियर, दिस इज ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय सुना ना, शिवालिक हिमालय कम हाइट है लेकिन एकदम से है, तो वो वहां पे ज्यादा राइज करेंगे, एकदम से राइज करेंगे तो वहां पे ज्यादा बारिश होगी एट द फुट हिल ऑफ हिमालयस। याद रखिए, फुट हिल ऑफ द हिमालयस पे बहुत बारिश का कारण ये भी यही बन रही है आजकल, ठीक है। तो ये ज्यादा राइज करेंगे तो ज्यादा कन्वेक्शन करंट फ्लो होगा और ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, ज्यादा बारिश होगी। सिंपल इज दैट रीजन। इज दैट गुड गाइस? समझ लग गया? अब तक क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, लेट मी गिव यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। गुड। ओके 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 ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये आप सर आपको करवाएंगे भी वैसे ये तो पता है ना आपको कि अगर यहाँ पे बारिश होगी, इंडिया में मॉनसून होगा, है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर होगा या हाई प्रेशर सेंटर होगा, बताइए। इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस ऑफ इंडिया, लो प्रेशर सेंटर, यस। तो लो प्रेशर सेंटर एट द सरफेस, ये एक फॉर्मूला लिख लो, लो प्रेशर सेंटर एट द सरफेस इज इक्वल टू टोरेंशियल रेन, बहुत ज्यादा रेन हो सकता है वहां पे, रीजनली बहुत ज्यादा रेन होता है, टोरेंशियल रेन होता है, ठीक है। क्लाउडिंग फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड हवाएं चलती हैं वहां पे, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा एच लिखा है, जितना ज्यादा वो सरफेस पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा सरफेस पे हाई प्रेशर होगा उतना ज्यादा वहां पे सनी कंडीशंस रहेंगी, वार्म कंडीशंस रहेंगी। सनी कंडीशंस मतलब सन चढ़ेगा, जैसे आजकल मई जुलाई के दिनों में कड़क हुई धूप चढ़ती है, कोई बादल नहीं देखने को मिलता, सेम टू सेम पोजीशन आपकी यहाँ पे हुई। ये सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लग गई समझ? ओके। तो सपोज यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आ रही है तो यहाँ पे हम पाएंगे कि लो सेंटर है नीचे, है ना। अगर लो सेंटर नीचे है, सरफेस में है, तो इसके ऊपर क्या होगा, खुद बताओ। अगर हम थ्री डायमेंशनल में देख रहे हैं, याद है, नीचे लो और ऊपर क्या होगा। लो का मतलब क्या है, हवा अंदर आ रही है, यहाँ से हर एंगल से यहाँ हवा अंदर आ रही है, ठीक है ना, खींच रही है। तो इसके ऊपर क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो हाई क्या करता है, हाई सेंटर मतलब हवा फैलाता है, ये हवा जाएगी इस तरफ को, ठीक है ना। कहाँ पे बैठेगी, अगेन यहाँ पे क्या है, डेजर्ट एरिया आपका, वेस्टर्न डेजर्ट है, ये नीचे जाएगी, नीचे बैठेगी और फिर से यहाँ पे हवा जो है फैलाई जाएगी और ये सर्कल इसी तरह से कंप्लीट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे को बताओ, अगर डस्ट स्टॉर्म यहाँ से पहले कहीं से भी शुरू कर लो, डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे लेके आया, डस्ट लेके आया, कण लेके आया, वो गर्म होते हैं, वो और तीव्रता से मानसून बढ़ता है। अगर मानसून और बढ़ेगा तो और हाई सेंटर ऊपर कॉज करेगा, और हाई सेंटर इसकी तरफ और हवा फैलाएगा और ये लेके आएगा। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक लूप, ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक लूप। यानी कि जैसे कि कोई भी एक चीज दूसरी चीज को बढ़ावा देगी और वो फिर उसको बढ़ावा देगी, वो फिर उसको बढ़ावा देगी, इसी तरह से ये काम चलता रहेगा। तो ये डस्ट स्टॉर्म हमने बात कही है कि ये डस्ट स्टॉर्म इज वेरी कंजीनियल टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून बन जाएगा तो ये पॉजिटिवली फिर इसको और ज्यादा इंपैक्ट करेगा, और डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे, और डस्ट स्टॉर्म फिर से और ज्यादा मॉनसून लेके आएंगे। गुड। अभी तक क्लियर है, ये बात समझ लग रही है?
गुड। ये इसी तरह से चलेगा काम, लग रहा है ना समझ? गुड गुड गुड। अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो ये सर्कल हर जगह पे आप बना पाओगे, ठीक है ना। ये देखो, ये हाई सेंटर ऊपर है, अगर यहाँ पे लो है तो यहाँ पे तो हाई होना ही पड़ेगा ना। ये देखो, यहाँ पे हवा नीचे बैठ रही है, दोबारा से ये ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई सेंटर है। जहाँ पे हाई सेंटर है मतलब हवा बाहर फैल रही है, ठीक है ना। तो हवा बाहर फैल के इधर को जा रही है, फिर ऊपर लो सेंटर है, यहाँ पे लो सेंटर है, यहाँ पे नीचे को आ रही है, तो यहाँ पे लो सेंटर है। समझ लगो, हर जगह पे हाई टू लो ही जा रहा है, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पर क्या बात है कि अभी तक हम सिर्फ एक डायरेक्शन देख रहे थे, वन डायमेंशनल प्लेन देख रहे थे, हाई टू लो। जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से देखो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, हाई हाई, ये लो ये लो, ठीक है ना। लग रहा समझ? ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से। गुड। आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसके ऊपर दूसरी पिक्चर चल रही है। तो यूपीएससी डिमांड होलिस्टिक स्टडी ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, बहुत बहुत दिग्गज देखे हैं मैंने कि वो ये कंसेप्ट अभी नहीं समझ पाते, ठीक है जी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी जो हुआ इंटरव्यू की, है ना। तो वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो हम एक ही चीज देखते रहते हैं, हम दूसरी चीज समझते नहीं है। तो हमने बस एक चीज याद कर ली, दैट्स ओके, हमें समय लग गया, दूसरी चीज भी पता होना चाहिए। डिड यू गेट व्हाई दिस इज पॉजिटिव फीडबैक लूप? ओके, एक चीज दूसरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, ज्यादा और ज्यादा तीव्रता से लेके आती है, ठीक है। हाउ मॉनसून इन्फ्लुएंसेस डस्ट, ये भी बता दिया आपको किस तरह से एक दूसरे को ये इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। लग गया समझ? दिस इज ईरानियन प्लेट्यू, यहाँ पे ईरानियन प्लेट्यू है एक, उसका बड़ा रोल कहा गया है उस आर्टिकल में। पढ़ लेना क्या रीजन होगी, क्योंकि ये प्लेट्यू है, जितना ज्यादा रेज सरफेस होगी, ठीक है ना, उतना ज्यादा इसके ऊपर और ज्यादा गर्मी बैठेगी, और ज्यादा गर्मी बैठेगी, ठीक है ना। हाई सेंटर कॉज होगा, ठीक है ना, और ज्यादा वार्मनेस का करेगा, और ज्यादा तीव्रता से ये हवा इस तरफ को आएगी, ठीक है ना। ये ईरानियन प्लेट्यू है, तो इसका एक बार पढ़ लेना क्या चक्कर था, अदरवाइज दैट इज मोस्टली वी हैव डन। ओके ओके, एरोसोल्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। क्यों न्यूज में है एरोसोल्स? बिकॉज साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट एरोसोल्स हैव लेड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हाई रेनफॉल इवेंट्स इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन, causing regional disparity in rainfall distribution. Why? अब समय लग गया क्यों आते हैं। मैंने ये वाला डायग्राम क्यों बनवाया था आपको, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये फुट हिल्स यहाँ पे हैं, हिमालयाज के शिवालिक हिमालयाज यहाँ पे हैं, बारिश कहाँ हो रही है, इंडो गंगेटिक प्लेन में, ठीक है ना। यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है। अभी क्या हो रहा है, जितना डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे, जितना ज्यादा ये डस्ट लेके आएगा, उसके ऊपर उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगी, उतनी ज्यादा कंडेंसेशन होगी, उतनी ज्यादा वो ऊपर जाके और एकदम से राइज करेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में ज्यादा बारिश हो रही है, और ये इनके रीजन है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले एरोसोल क्या होते हैं ये भी आपको पता है, मैंने करवाया था। एरोसोल्स मतलब कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो मटेरियल है वो सस्पेंडेड होगा, किसमें, गैस में। कोई भी गैस हो सकती है, अगर वो एयर है तो उसको हमने एरोसोल बोलते हैं। आपका जो कोरोना वायरस है, आपने देखा होगा जब आप छींकते हो तो उससे फैलता है ना। तो चीकलेट होता है ना, उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स लिक्विड कलर के होते हैं। कभी देखा हो, कभी आपने छींक मारी हो तो आपको पता होगा हाथ में पड़ते हो ड्रॉपलेट्स, देखा कभी, ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो वो वाटर किस में सस्पेंडेड है, आप बात सुनो, एयर में सस्पेंडेड है, ठीक है ना। तो एयर इज द डिस्पर्सिंग मीडियम, कम मैटर डिस्पर्सिंग मैटर है, वो कम होता है, ठीक है ना। तो दैट इज, जो कम वाला है वो है आइदर इट कैन बी सॉलिड, तो डस्ट बन जाएगा, अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड भी हो सकता है। ये दोनों किस में सस्पेंडेड है, एयर में या कोई भी गैस में, ठीक है। डिस्पर्सिंग मीडियम इज अ गैस, ओके। तो नेचुरल भी हो सकते हैं एरोसोल्स और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल कौन से हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ी थी, याद है।
फॉग, मिस्ट, डस्ट, फॉरेस्ट, स्टीम्स, जो ये सारी हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ एरोसोल्स। ठीक है ना। एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या है? कोई भी हमने स्मोक पढ़ा है, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन पढ़ा है, और स्मोक पढ़ा है, SMOG, दे आर एरोसोल्स। ओके, गुड, लग गई समझ? अच्छा, ये देखो, इन द एटमॉस्फेयर दीज पार्टिकल्स आर मेनली सिचुएटेड इन द लो लेयर, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर ऊपर ही इनका इफेक्ट देखने को मिलता है डस्ट पार्टिकल्स का। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहीं पे रहेंगे। कुछ एरोसोल पार्टिकल्स स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोपोज तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, तो आपको बहुत बड़ा धुआं देखा होगा ऊपर तक निकलता हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचता हुआ, तो ये वहां तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डस्ट पार्टिकल्स नॉर्मली हम मानसून कॉज करते हैं, वो 1-1.5 किलोमीटर तक ऊपर ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, जो जिसके हम स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच पाते हैं वो होते हैं एशियन ट्रोपोपोस, ठीक है ना, एरोसोल लेयर। ठीक है ना, ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ATALs। देखो, ATAL और जो डस्ट पार्टिकल है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। कैसे? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मॉनसून को बढ़ावा देंगे। ठीक है, याद रखिए, डस्ट पार्टिकल्स मॉनसून को बढ़ावा देंगे। डस्ट पार्टिकल्स 1-1.5 किलोमीटर तक ही ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि भारे होते हैं ये। डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा बारिश करते हैं इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। डस्ट पार्टिकल्स लोकलाइज्ड फिनोमिना है, जो डस्ट लाइक इज रीजनल फिनोमिना। ठीक है ना, जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में या ATALs जो होते हैं, ठीक है ना, एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर, ये ऊपर तक जाती है 8 से 12 किलोमीटर तक। ओके, 8 से 12 किलोमीटर तक ऊपर होती है, ये उससे हल्की होती है। बट ये जो है, दैट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इंडियन मॉनसून। जब ये ज्यादा होंगे तो आप इसकी एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं? याद है हमने ब्लैक कार्बन के बारे में पढ़ा था, ब्राउन कार्बन के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर। सूट के बारे में पढ़ा था, ब्लैक कलर की। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ATL। ठीक है ना, जितना ATALs होंगे उतना ज्यादा आपका ग्लेशियर्स रिट्रीट करेंगे, उतना ज्यादा आपका मॉनसून की तीव्रता में कमी आएगी, और उतने ज्यादा ड्रॉटनेस के ज्यादा चांसेस। कैसे हैं ये मैं अभी आपको बताऊं, पहले यहां तक क्लियर है? बताइए, समझ गए? एरोसोल्स हमने दो तरीके से पढ़े हैं, जैसे कि एरोसोल्स दैट इंपैक्ट मॉनसून, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में कैसे है? जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं और वो फुट हिल ऑफ हिमालयाज में क्या करते हैं? बारिश करते हैं, है ना, मॉनसून के लिए तीव्रता की और तीव्र करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ATALs की बात कर रहे हो, वो ATALs कौन बना रहा है? ब्लैक कार्बन कौन बना रहा है? फैक्ट्रीज। याद है, ब्लैक कार्बन के बारे में पढ़ा था। और ये फैक्ट्रीज कहाँ पे लगी हुई हैं? सारी की सारी गंगा के किनारे लगी हुई हैं। लेदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जहाँ पे वाटर की इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, सारी की सारी वो लगी हुई हैं, जो वो कार्बन एमिशन कर रही हैं, जो ऑर्गेनिक एमिशंस कर रही हैं, वो ऊपर जाके एरोसोल में इकट्ठा हो रहा है। कहाँ पे? ट्रोपोपॉज में। ट्रोपोस्फियर नहीं है ये, ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोस्फियर नीचे है, इसके ऊपर है ट्रोपोपॉज। गुड, जितना ज्यादा ट्रोपोस्फियर में जा रही हैं, ये क्लाउड फॉर्मेशन कर रही हैं। अब ये जाके क्या करेंगी, कैसे इनहिबिट करेंगी, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। गुड, अभी तक के लिए यहां तक क्लियर है? बताइए। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एरोसोल? अभी हम एरोसोल की बात कर रहे हैं, ATALs की बात नहीं कर रहे हैं, कंबाइंड बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दे सर्व एज ए न्यूक्लियर फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। आपको पता है, एक कण होगा, मिट्टी का कण होगा या डस्ट का कण होगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा, है ना,
तो इसके अराउंड, इसके न्यूक्लिया है, इसके अराउंड पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो रेन बन जाता है, जिसको आप बाद में बोलते हो रेन है या स्नो है। तो ये एक कण है जिसके अराउंड पानी कंडेंस होता है। तो ये एक न्यूक्लियर सर्व करता है अराउंड विच क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म और क्लाउड्स आर फॉर्म। दे कैन रिड्यूस विजिबिलिटी, यस दे कैन रिड्यूस विजिबिलिटी। एरोसोल्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी। आपने बहुत ज्यादा कॉमन चीज देखी होगी, याद करना, ये अर्बन एरियाज जो होते हैं खास करके जलंधर हो गया या मेट्रो स्टेशन हो गए जो भी है, इफ यू ऑब्जर्व, जैसे अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सुनी होगी कि जब लॉकडाउन लगा था 2-3 महीने, देयर वाज नो मिशन, है ना, देयर वाज कंप्लीट लॉकडाउन, तो आपको यहाँ से शिवालिक हिमालयस दिखने शुरू हो गए थे। कल बहुत लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी, है ना, जलंधर से शिवालिक हिमालयस वर विजिबल, है ना। व्हाई वाज दैट? बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एरोसोल्स, कि वहां पे फैक्ट्रियां नहीं थी, ठीक है, फैक्ट्रियां नहीं थी, तो अपर ट्रोपोस्फियर पॉज में लेयर में कोई भी, हाँ, कोई भी वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था, जो भी कण होते हैं या जो भी आपका एरोसोल्स होते हैं, तो वो बहुत क्लैरिटी से आपको दिख रहा था, है ना। तो ये रिड्यूस करता है आपको विजिबिलिटी। आज नहीं दिखते, आज अगर आप देखो आपको नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि एमिशंस बहुत ज्यादा है। They can modify the optical properties and lifetime of clouds, very important। एरोसोल्स क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड व्हाइट कलर के होते हैं, और जैसे ही व्हाइट कलर के क्लाउड्स बनेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट रेडिएशन को, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके एरोसोल्स कम करते हैं, नीचे वाली जगह पे ठंडा पहुंचाते हैं, मतलब वहां पे लो सेंटर को और लेस करते हैं। डू यू गेट दिस पॉइंट? okay, they have important impact upon the air quality and human health। air quality कैसे कम होती है ये आपको बताया मैंने ऑलरेडी। air quality में मतलब ओजोन जो है, ओजोन जो है या जो आपकी एयर क्वालिटी है वो कम कर देती है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, वो आई इरिटेशन करती है, SMOG। हमने 2 स्मोक पढ़े थे, फोटोकेमिकल स्मोक एंड लंडन स्मोक, है ना, या क्लासिकल स्मोक, तो वो एरोसोल से ही बनते हैं। ठीक है जी, गुड। रेडिएटिव बैलेंस के बारे में पढ़ लिया, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया हमने कि केमिकल कंपोजिशन दे कैन आल्सो वेरी। ओके, नाउ हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स को चेंज कर दिया है हिमालयन रीजन के फुटहिल्स में। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव डायग्राम, इसकी स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। अब देखो, ये सारी फैक्ट्रीज हैं, ये इतना सारा कुछ लेके आ रही, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीडेशन करके ये बनाती हैं ऑर्गेनिक एरोसोल्स, जो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करती हैं ये, क्योंकि इनका कलर दिया हुआ है, तो ये जो सनलाइट को डायरेक्टली भी स्कैटर कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली स्कैटर नहीं करते हैं तो बाद में जब ये क्लाउड बन जाते हैं तब भी इनडायरेक्ट रेडिएशन करते हैं, ठीक है ना, गुड। ये वोल्केनिक इरप्शन बताया, डाई मिथाइल सल्फाइड बनाया जो कि फाइटोप्लैंक्टन स्क्रीट करते हैं, सी साल्ट होता है, दे ऑल आर एरोसोल प्रोडक्शंस, एरोसोल को प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं। अब हमारे लिए इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इस डायग्राम से देखो जरा, ठीक है ना। जैसे कि ये जो ट्रोपोस्फियर में पहुंच जाते हैं, जो इतनी हाई पहुंच जाते हैं, ट्रोपोपॉज लेयर में पहुंच जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लोअर एटमॉस्फेयर में ही आपका रह जाता है, यहीं पे बारिश हो जाती है, जो आपके डस्ट स्मोक वाले होते हैं। लेकिन ये 12 से 18 किलोमीटर देखो रेंज, यहां से यहां तक, जब ये ट्रोपोपोज में पहुंच जाएंगे ना यहां तक, तो ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे सनलाइट को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट को। मेरी बात सुनो, अगर इंडिया में यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है उतनी हेजीली, उतनी ज्यादा स्ट्रांगली से गर्मी नहीं पड़ रही है, इसका मतलब, ठीक है ना, तो लेस हीट होएगी, ये लेस हीट होएगी तो लेस लो सेंटर विल बी लो। लो सेंटर क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेगा, लो और हाई सेंटर्स में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जो सीजनल विंड्स जो होती हैं उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो सोचो, ये पूरे इंडिया में बारिश करते थे, अब ये तमिलनाडु में आके या आके कर्नाटका में आके बस वहीं, या मध्य प्रदेश के आधी बारिश हुई, आधी ज्यादा सूखे में पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें इनको इम्पैक्ट करती हैं।
there will be less convection. Less convection will be weakened southwest monsoon cell, and this will further less precipitation in India. Good. यहाँ तक समय लगा? Okay, guys. यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये भी देख लो एक बार. क्यों माउंटेन्स ऑफ हिमालयस में ज्यादा बारिश हो रही है? फ्लड्स इन इंडो-गंगेटिक प्लेन ज्यादा क्यों आ रहे हैं? फ्लड का कारण भी यही है. ठीक है? Which repeat? What should I repeat? Huh? Shivam, which one topic you want to repeat? Monsoon wala. Okay. What happens is very simple thing. If you guys can see this thing, let me make it clearer. Okay. What happens is ये aerosol जो है ATAL जो हमने volcanic या जो वो हमने क्या कहते हैं एरोसोल्स हैं जो हमने प्रोड्यूस किए फैक्ट्रियों से खास करके, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना. अब एरोसोल जो फैक्ट्रियां प्रोड्यूस कर रही हैं, ये भी याद रखो सारे एरोसोल्स ट्रोपोस्फीयर में नहीं पहुंचते हैं, कुछ नीचे ही रह जाते हैं, कुछ ऊपर पहुंचते हैं. अब याद रखो जब हमने ये पार्टिकुलेट मैटर पढ़ा था ना, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5, याद है ये भी पढ़ा था हमने कहीं पे. फ्लाई ऐश, ये क्या है? ये these all are the examples of aerosols only. फ्लाई ऐश कभी देखा होना, कोई भी चीज जलाते हो आप, लकड़ी को जलाते हो, है ना, तो ऊपर ब्लैक कलर का निकलता है ना, जो बाद में नीचे गिरता है ना, स्वाज इन्हों कहते हैं पंजाबी चापा, है ना, तो वो that is also solid particle that is suspended in air. यही तो डेफिनेशन है एरोसोल की, है ना. ये सारी चीजें होती हैं, ये नीचे ही रह जाती हैं, ये भारी चीजें होती हैं. ये 1-1.5 किलोमीटर डस्ट हो गया. डस्ट पार्टिकल्स भी अब अगर जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर तक रहेंगे. जो बहुत महीन है, बहुत छोटे हैं, जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, 2.5 से भी नीचे जो है वो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना. ये सारे के सारे 1.5 या 2 किलोमीटर तक ही रहेंगे, ठीक है. ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे आपके मॉनसून को फेवरेबली? ये क्या करेंगे? ये आपके मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाएंगे. पॉजिटिवली दे इम्पैक्ट द इंडियन मॉनसून. लेकिन जो छोटे वाले हैं, जैसे कि तो मैंने अभी आपको बताया, ब्लैक कार्बन हो गया, सूट हो गया, ब्राउन कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये जो अनबर्न्ड कार्बन होते हैं ये एरोसोल ही हैं, ये भी एरोसोल हैं, बट ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये ज्यादा ऊपर जा पाते हैं. ये कहाँ पहुंच जाते हैं? अब ये पहुंच जाते हैं आपका इंडियन ट्रोपोस्फियर में, ठीक है ना. ये ट्रोपोस्फियर में पहुंच के ऊपर ट्रोपोपॉज और लोअर स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाते हैं, इतनी ऊपर पहुंच जाते हैं, 12-13 किलोमीटर ऊपर, है ना. जब ये वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्लैक कलर है, ठीक है, और बहुत सारी और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये रेडिएटिव, ये कम अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, ये कम अब्सॉर्ब करते हैं. सल्फेट, ये देखो लिखा हुआ ना, सल्फेट एरोसोल्स हैं, ठीक है ना. ये सल्फेट एरोसोल्स हैं, ये जितने भी ये एरोसोल्स यहाँ पे पहुंचते हैं, जो यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, एरोसोल, सल्फेट एरोसोल, नाइट्रो एरोसोल्स, इनमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना. सन की हीट एनर्जी आ रही थी, पहले क्या था, ये कुछ नहीं था तो सारी की सारी एनर्जी आ रही थी, ठीक है ना, हीट एनर्जी आ रही थी यहाँ पे, ठीक है. और ये तिब्बत रीजन के ऊपर क्या बना देते थे? लो सेंटर कॉज कर देते थे, ठीक है ना. अब ये लो सेंटर था जो ये हवा को खींचता था अपनी तरफ, ठीक है ना. आपने देखा होगा इसी डायरेक्शन से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है. एवरीवन गॉट इट? ठीक है ना, इस डायरेक्शन से, ठीक है. अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक परत जमा दी. क्या थी वो? ATAL की, ठीक है ना. अब वो क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जितनी सन एनर्जी नॉर्मली आ रही थी, लो सेंटर अभी भी रहेगा यहाँ पे, पर जो पहले 920 पे था अब वो 980 पे आ जाएगा. और यहाँ पे सपोज बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में कितना टेम्परेचर है? 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1000, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. अब क्या 980 वाला ज्यादा जोर से खींचेगा या 920 वाला? समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
कि 920 से 980 हो गया, तो लेस कर दिया उसने लो टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है ना, 920 से 980 कर दिया। अब 980 से 1000 आना बड़ा इजी है, बट टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंशियल बहुत ज्यादा कम है, तो इतनी जोर से खींच नहीं पाएगा जितनी जोर से 1920 वाला खींच पाता। डिड यू गेट दिस पॉइंट गाइस? ठीक है, तो लो सेंटर कॉज करेगा, ये कौन करता है? हाई, जब हाई एरोसोल लोडिंग होती है तभी ये काम होता है। डिड यू गाइस गेट दिस पॉइंट? ठीक है, और एरोसोल भी कहां पे लोड होगा? ट्रोपोपॉज एरिया में, या लोअर स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोपॉज एरिया में। गुड, इतनी ऊपर जाके जब ये इकट्ठा होता है तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है, और अब जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कम होएगी, अब लो होएगी। उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे लो सेंटर है वो कम डेवलप होगा। अगर लो सेंटर कम डेवलप होगा तो यहाँ से जो हवा अपने खींचने की शक्ति है इसकी वो कम हो जाएगी, साउथ वेस्ट मॉनसून पे इफेक्ट पड़ेगा, साउथ वेस्ट मॉनसून लेस इम्पैक्ट पड़ेगा, और सॉरी लेस तीव्रता से आएंगे, और इसके कारण यहाँ पे पूरी तीव्रता से ये नहीं आएंगे और बहुत जगह पे ड्रॉट्स पड़ जाएंगे। डिड यू गाइस गेट दिस पॉइंट? अभी तक क्लियर है गाइस? अब क्लियर है? ओके, गुड गुड गुड। तो वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वही है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है या दिस, ठीक है ना, दिस विल नेगेटिवली अफेक्ट द मॉनसून्स। ठीक है, अच्छा, जब एल नीनो होगा ये तो आपको पता है कि देयर विल बी नेगेटिव आईओडी विल इम्पैक्ट नेगेटिवली फ्रॉम इंडियन मानसून्स, ये तो नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन अगर इसके साथ आप ये भी जोड़ दो, क्या कहते हैं कि भैया देयर इज इंक्लूजन ऑफ एरोसोल्स, ठीक है ना, अगर एरोसोल्स एटीएल्स भी जात में ये फिनोमिना भी हो रहा है एटीएल वाला, this will lead to decrease in rainfall by 17% over central India। लगती समझ? क्यों होएगा? तो सारे फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि भाई जी हाँ एल नीनो हो गया तो हमारे कम हो गया, नहीं, एल नीनो के कारण नेगेटिव आईओडी आया, एंड नेगेटिव आईओडी प्लस एटीएल will lead to very severe situation, that explains why there is very less rainfall over the central India। Good, you get this point as you are understanding this concept now? Now this is very regional information, you should know about this। ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इम्पैक्ट ऑफ एरोसॉल्स ऑन रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स। अब क्या हो रहा है, देयर आर टू एरियाज, यू नो, अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। ज्यादा एरोसोल्स कौन प्रोड्यूस करेगा बताइए? एरोसोल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटीएल्स या पर्टिकुलरली स्पेसिफिक। ज्यादा एरोसोल अर्बन एरिया प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज हैं। गाइस, आर यू गेटिंग दिस? गुड, अब इसको ध्यान से समझना, ज्यादा एरोसोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ज्यादा मोटे कण प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होगी, ज्यादा पर्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होगा, मोटे मोटे वाला। आपको क्या लगता है फिर, अगर कंपैरेटिवली रूरल एरियाज के यहाँ पे एरोसोल्स मोटे वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बारिश भी तो ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा फैक्ट्री है, ज्यादा एरोसोल प्रोड्यूस कर रही हैं, ज्यादा एरोसोल मीन्स ज्यादा क्लाउड्स मीन्स ज्यादा बारिश। गुड, आर यू कनेक्टिंग दिस? and connect it with Chennai floods। Chennai floods, good, are you getting this? चेन्नई में क्यों फ्लड्स आएंगे? why don't we feel the same impact in rural areas? कम फैक्ट्रीज, कम एरोसोल्स, कम जो है क्लाउड फॉर्मेशन, कम क्लाउड फॉर्मेशन means lesser rainfall, more groundwater extraction for crops,
मोर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नेगेटिवली अफेक्ट्स, एंड उसके बाद ड्रॉट आता है वहां पे, फिर दैट इज बैड फॉर एग्रीकल्चर। गुड। अब इसको आप आंसर में कैसे यूज कर सकते हो, बस दिस इज अवर लास्ट स्लाइड। अर्बन एरियाज, इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो, अर्बन और रूरल में, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। अर्बन और रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के कारण मोर एरोसोल लोडिंग, ठीक है, मोर एरोसोल लोडिंग, मोर फैक्ट्रीज, मोर एरोसोल लोडिंग, मोर रेनफॉल, ठीक है ना, रेनफॉल प्लस अर्बन हीट आइलैंड्स। ये क्या होते हैं हम कल पढ़ेंगे, अर्बन हीट आइलैंड्स, ये क्वेश्चन भी आया अर्बन हीट आइलैंड्स के ऊपर प्रीलिम्स के मेंस में, ठीक है ना। मोर रेनफॉल, लेस डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम, ठीक है ना। कैन यू कनेक्ट इट विद वेटलैंड ड्राइंग, याद है हमने ये पहले भी पढ़ा था, वेटलैंड यहाँ पे जो पहले होते थे नॉर्मल, उनको ड्राई करके वहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया कंक्रीट के रोड। कैन यू कनेक्टेड विद दिस, ठीक है ना। तो क्या ये सारा कुछ क्लाइमेट चेंज में आ रहा है? नो। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, guys, are you connecting this? Everyone understanding it? बताइए। हेलो बच्चों, हाँ गुड। तो रूरल एरिया में क्या होगा, लेस रेनफॉल, ड्यू टू लो एरोसोल प्रोडक्शन, ठीक है, लेस रूरल रेनफॉल, लेस विल बी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर से पानी निकालने की कोशिश करोगे आप पंप लगा के। उसके कारण क्या होगा, नीचे से जो डिजोल्व साल्ट्स हैं वो ऊपर आएंगे, ठीक है। डिजोल्व साल्ट्स जब ऊपर आएंगे तो वो साल्ट और बहुत सारे मटेरियल लेके आएंगे, जिसके कारण क्रॉप की जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो लूज होएगी, ठीक है। सॉइल प्रोडक्टिविटी लूज होएगी एंड दैट विल फर्दर इम्पैक्ट, और वहां पे सॉइल और ड्रॉट लाएगा, ड्रॉट लेके आएगा, तो वहां पे फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। ड्रॉट or lesser aerosol production or lesser aerosol production will means again this vicious cycle will go. This is how it is regionally impacting urban and rural climates. Good. Aerosol production, this is one picture I'm showing you. You can make this to explain your point in fewer lines या fewer, और अच्छे से आपको डिपिक्ट कर सकते हो कि ये सारा कुछ हो रहा है भैया जी, रीजनली किस तरह से क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है अर्बन और रूरल एरियाज में। आर यू गाइस गेटिंग इट? लग रहा है समझ? तो दिस इज समथिंग अबाउट योर, ये देख लो एक बार, समरी लिख लो, ठीक है ना। ठीक है, ये लास्ट वाले दो इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लो। Good. So this sums up today's class. Okay. Tomorrow we will be studying something of variation patterns with respect to tropical and extratropical cyclones. What are their way of genesis and how they are impacting the climate change, and why there are more cyclogenesis in Arabian Sea as compared to Bay of Bengal nowadays. है ना? Guys, are you getting it? Okay, फिर कल मिलते हैं बेटा. Okay. One thing more I would like to share you with the guys is you will be having a test, because Nitin sir has asked me to give you a test of modern Indian history. Okay. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने पॉलिटी का टेस्ट लेना था, तो इस बार जो टेस्ट का सिलेबस है वो
मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विल बी कंबाइंड टेस्ट। ओके बस, आर यू ओके? जो पॉलिटी का हमने टेस्ट देना है इस बार, ठीक है ना, उसका सिलेबस जो है वो हमने ऑलरेडी एक तो फर्स्ट में कवर कर चुका है, आधा सिलेबस अभी कवर करना है, प्लस देयर विल बी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। गाइस, इज इट ओके? कैन यू डू दिस? इफ यू वांट कि मैं आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस आधा कर दूं तब भी बता दो। आई विल शेयर विद यू द सिलेबस। आप डिस्कस करके ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? But next test will be combined test of polity and modern Indian history. तो start revising। पॉलिटी का टेस्ट मैं आज सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मेरे को बता दो कि इफ यू वांट कि मैं आपका हाफ द सिलेबस कर दूं, ठीक है करीमा, इट्स ओके। हाफ में कितना रखना चाहते हो आप, बताओ, कहाँ से कहाँ तक? ये भी मेरे को लिमिट भी सेट कर दो, मैं वहां से वहां तक आपको क्वेश्चन डाल दूंगा। से वी विल स्टार्ट विद द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है ना? यूरोपियंस आए, पुर्तगाली आए, ठीक है ना? उसके बाद ऑल द यूरोपियन पावर्स केम, उनके बीच में लड़ाई हुई, ठीक है ना? कार्नाटिक वार्स जिसको बोलते हो, है ना? देन वी विल मूव डाउन टू एंग्लो इंडियन वार्स, जिसमें एंग्लो मराठा वार्स भी आ जाएंगी, है ना? बैटल ऑफ बक्सर भी आ जाएगी, एंड वी विल कवर, लेट मी से, अप टिल 1900। दैट मीन्स ये आपका 1900 सदी तक जितने भी इवेंट्स आते हैं इससे पहले, वो सारे कवर कर दूंगा, ठीक है? 19 से 1947 तक बहुत ज्यादा बढ़िया हिस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा अलग से भारी टॉपिक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे, ठीक है गाइस? इट्स ओके अप टिल नाउ? तो इसमें आपका एज ऑफ कंसेंट बिल भी आ जाएगा, जो 1892 में काउंसिल्स एक्ट में जो 1892 वाला था, वो भी इसमें आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्ली इयर्स ऑफ कांग्रेस, ये सारा इसमें आ जाएगा 1900 सदी तक, ठीक है ना? तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, फॉल ऑफ द मुगल्स, ये सारा कुछ इसमें आएगा। इंडो का जो एंग्लो इंडियन वार्स हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, तो यू नीड टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है? आई विल गिव यू 2 days नोटिस बिफोर आई गिव यू द टेस्ट। 2 days नोटिस आपको मिल जाएगा पहले, फिर आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली टुडेज 5 है ना, 6, तो 11-12 के राउंड मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना? अभी मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटी का तो बना पड़ा था, पर अब उसको मेरे ये भी ऐड करना पड़ेगा, it will take time. Give me 5-6 days, and you can give the test, okay? So by 11 or 12 you can give the test. Good, it's okay with you guys? बताइए, ठीक है? मैं 2 दिन के लिए लिंक ओपन कर दूंगा, बस 2 दिन के लिए, ज्यादा नहीं। ये ना हो कि 2 महीने बाद भी आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है? 2 दिन में लिंक ओपन कर दूंगा, 2 दिन के लिए ओपन कर दूंगा। जब मर्जी टेस्ट दो, रात को, सुबह को, आई डोंट केयर, जब भी आपका टाइम लगता है टेस्ट जरूर दे देना। और यार ये प्लीज बहाने मत बनाया करो कि ये बहाने ही हैं, चलो हो सकता है कि रीजन भी हो आपके पास कि सर इस क्या हो गया, पता नहीं, मेरे कॉलेज शुरू हो गए, समथिंग एल्स, मैं बीमार होगी, आई अंडरस्टैंड, बट 2 दिन के लिए तभी तो ओपन कर रहा हूँ, शाम तक ठीक हो जाओ, इसमें भी क्या बड़ी बात है ना? चलो ओके गाइस, ओके ठीक है, तो सी यू टुमारो, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल साइड।